हेलो विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हम विनोबा भावे विश्वविद्यालय के लिए बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले वर्ष बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 1 में किस प्रकार के सवाल पूछे गए थे। आप ये देख सकते हैं 2022-26 का ये क्वेश्चन पेपर है जो कि स्टूडेंट से सीधे तौर पर पूछा गया था। ये मेजर पेपर फर्स्ट है जिसके अंदर हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स को जानते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि परीक्षा में टोटल 3 घंटे आपको समय दिए जाते हैं। हर एक प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इतने समय में, और यहाँ पर 75 मार्क्स के सवाल टोटल पूछे जाते हैं। हालांकि ये जो क्वेश्चन पेपर होता है ये 3 सेक्शन में या फिर 3 ग्रुप में डिवाइड होता है। ग्रुप ए के अंदर में जाएंगे तो आपको ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मिलेगा सबके सब क्वेश्चन कंपलसरी होता है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है। तो ग्रुप ए के अंदर में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका जवाब आपको देना ही देना है, आप उसे छोड़ नहीं सकते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, मतलब कि निम्नलिखित में से अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा हुआ है ग्रुप ए के अंदर, और सभी क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी हैं, अनिवार्य हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था कि व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व राइट फॉर प्रॉपर्टीज, यानी कि उदासीन वक्र क्या है, या फिर जिसे आप तटस्थता वक्र भी कहते हैं, उदासीनता वक्र भी कहते हैं, समसंतुष्टि वक्र भी कहते हैं। तो ये उदासीन वक्र क्या होता है आपको परिभाषा देना था, और उसके बाद 4 विशेषताएं लिखना है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आप समझ गए हैं ये 4 विशेषताएं कौन कौन सी है। हम इसके ऊपर जरूर एक जो है वीडियो तैयार कर देंगे, आपको हम इसी वीडियो के अंदर में वो लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे, वहां से आप जाकर के देख लेना। ठीक है, तो इसके ऊपर हम जो है आपको लेक्चर डिलीवर करके दे देंगे। यहां पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या किया हुआ है ग्रुप ए के अंदर ही, यहां पर देखेंगे तो बी वाला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय एंजल कर्व। आपको मैंने कहा था सिलेबस के अंदर भी कि एंजल कर्व से सवाल हमेशा किया जाता है, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आपको मैंने बताया था, तो यहां पर आपको मिल गया। ठीक है, तो एंजल कर्व से हमेशा से सवाल किया जाता है जो कि इनकम और डिमांड के बीच में रिलेशन को बताता है। तो इसके ऊपर भी हम आपको कंप्लीट वीडियो दे देंगे। यहां पर देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, मतलब कि उत्पादन फलन क्या है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया कि इनपुट और आउटपुट के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है उसी को हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। तो इस तरह का डेफिनेशन आपको यहाँ पर मेंशन करना था, और जब भी आप डेफिनेशन लिखते हैं तो साथ में आप फॉर्मूला को जरूर लिखिए, जैसे कि हम लोग लिखते हैं आउटपुट को क्यू से, यानी कि क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ये जो है फंक्शन किसका होता है, तो ये फंक्शन होता है लैंड का, लेबर का, कैपिटल का। तो इस प्रकार से कई सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम ले सकते हैं। तो ये सारा जो है क्या हो गया इनपुट, और ये हमारा क्या है आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो टेक्निकल रिलेशनशिप बनता है इसी को तो हम बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। तो इस तरह का ना आप डेफिनेशन देने के बाद हमेशा जो है फॉर्मूले को जरूर इंक्लूड करिए, इससे आपके नंबर कटने की संभावना खत्म हो जाती है, मतलब आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं इस तरह से जो है वो थोड़ा थोड़ा ट्रिक यूज करके। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिस्टिंग्विश, मतलब अंतर बताइए बिटवीन परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट मार्केट, मतलब कि पूर्ण और अपूर्ण बाजार के बीच में अंतर करिए, किस प्रकार से दोनों बाजार भिन्न होते हैं। आपको इसके ऊपर भी डिटेल हम लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन जो 5वां क्वेश्चन है ग्रुप ए का ही, इसमें क्या कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय, है ना, या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिविजुअल एंड सोशल वेलफेयर, मतलब व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण से आप क्या समझते हैं। आपको यहां पर इसके बारे में वर्णन करना था। तो उम्मीद है आप समझ पाए हैं कि ग्रुप ए के अंदर में 5 क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया था, और ये सभी सवालों का जवाब आपको बहुत कम शब्दों में लिखना होता है, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था। ठीक है, अब आते हैं ग्रुप बी के ऊपर में। ग्रुप बी के अंदर में जब जाते हैं तो यहां पर मिल जाता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि अति लघु से थोड़ा सा आपको यहां पर ज्यादा आंसर करना होगा, और बहुत ही सुंदर तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी चाहिए। तो ग्रुप बी के अंदर में भी आपको जो है वो अलग अलग तरह के सवाल किए गए हैं, लेकिन यहां पर एक इंस्ट्रक्शन डाला हुआ है कि आंसर एनी 2 क्वेश्चंस, यानी कि केवल 2 ही प्रश्न का आपको जवाब देना है, जिस तरह से क्वेश्चन में यहां पर पूछ रहा है। तो आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन आपको जवाब देना है, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 5-5 नंबर का है, यानी कि यहां पर भी आप ग्रुप बी के अंदर 10 नंबर आसानी से हासिल कर सकते हैं अगर आपने सही आंसर राइटिंग किया तो। यहां पर देखिए, तो यहां पर हम देखते हैं कि ग्रुप बी के अंदर में पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन संख्या ये दूसरा होगा, लेकिन ग्रुप बी के अंदर में है तो पहला क्वेश्चन होगा ये ग्रुप बी के अंदर। तो यहां पर देखिए कह रहा है कि एक्सप्लेन हाउ कैन बी डिराइव्ड डिमांड कर्व फ्रॉम इंडिफरेंस कर्व। मैंने सिलेबस के अंदर भी आपको समझाया था
कि किस प्रकार से हम इंडिफरेंस कर्व के हेल्प से डिमांड कर्व को डिराइव कर सकते हैं। ये क्वेश्चन लगातार पूछता है और मैंने कहा था कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछता है, लेकिन इसको शॉर्ट आंसर टाइप में भी पूछ दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर ध्यान दीजिए कैसे आपको जो है वो क्वेश्चन को समझना है। क्या है कि उदासीन वक्र जो है इसके बारे में पहले बताइए, और ये बताइए कि उदासीन वक्र की सहायता से हम किस प्रकार से मांग वक्र को जो है वो ला सकते हैं या फिर तैयार कर सकते हैं। तो यहां पर इसके ऊपर भी हम आपको डिटेल लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हाउ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी मेजर्ड, यानी कि मांग की लोच कैसे मापा जा सकता है। तो मांग की लोच मापने के लिए हम लोग 3 विधि जानते हैं। सबसे पहले तो हम लोग परसेंटेज मेथड, फिर टोटल आउटले मेथड और फिर पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड। तो ये 3 अलग अलग तरीके होते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए बहुत ही मैथमेटिकल तरीके से आप अगर आंसर राइटिंग करते हैं तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इन चीज़ों में नंबर आपका नहीं कटने वाला है। और ज़्यादातर हम तो हमेशा से फोकस आपको करवाते हैं कि उन सारे क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में हल करने की कोशिश करिए जो कि डायग्रामेटिक है, फॉर्मूला बेस्ड है। इससे आपका मैथमेटिकल टर्म ज़्यादा रहेगा तो नंबर कटने की संभावना ऑटोमेटिक कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रुप बी के अंदर में ही अगला क्वेश्चन क्या है, यहां पर कह रहा है कि व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की लोच क्या है। तो मांग की लोच क्या है आप लोग जो है डिटेल में पहले ही 12th में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो इसके ऊपर भी आपको डिटेल लेक्चर मिल जाएगा इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर में, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिए अगला क्या है, एक्सप्लेन प्राइस इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। तो कह रहा है कि कीमत, आय और आड़ी लोच की व्याख्या करें। देखिए मांग की लोच क्या होता है पहले इसको बहुत अच्छे से परिभाषित करना है, फॉर्मूला भी डाल देना है और साथ में ही आपको प्राइस के साथ में इलास्टिसिटी बताना है, इनकम के साथ में भी, और क्रॉस इलास्टिसिटी जिसको हम आड़ी लोच कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 3 अलग अलग देख सकते हैं इलास्टिसिटी की बात कर रहा है, यानी कि प्राइस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यहाँ पर इनकम के रिस्पेक्ट में, और फिर जो है वो आपको क्रॉस इलास्टिसिटी जहां पर हम लोग पूरक और प्रतिस्थापक वस्तु की बात करते हैं तो वहां से भी आपको इलास्टिसिटी बताना होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रुप बी का ही अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज पेरेटो ऑप्टिमलिटी। हमने कहा था आपको कि पेरेटो से जरूर आपको सवाल किया जाता है और यहां पर देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। कह रहा है कि एक्सप्लेन पेरेटो क्राइटेरियन ऑफ सोशल वेलफेयर, मतलब कि पेरेटो अनुकूलतम क्या है और सामाजिक कल्याण के पेरेटो शर्तों की व्याख्या करें। तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में रिपीट करके पूछा जाता है। सो इस सारे क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगली बार जब हम वीडियो तैयार करेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब धीरे धीरे करके हम अपडेट आपको देते जाएंगे। यहाँ पर देखिए ग्रुप सी के अंदर क्या पूछा हुआ है। ग्रुप सी के अंदर में आप देखते हैं तो यहाँ पर है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और यहाँ पर देखेंगे तो एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, निर्देश दिया हुआ आपको कि आंसर एनी 4 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस दिया हुआ है उनमें से 4 प्रश्नों का आपको जवाब देना है। तो ये सारे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं इसको आप पढ़ते हुए क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करिएगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे 4 क्वेश्चन आपको हल करना है और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको जो है 15-15 अंक दिए जाएंगे, मतलब कि आपको 60 अंक यहाँ से हासिल हो सकते हैं अगर आपने बहुत ही सूटेबल तरीके से आंसर राइटिंग किया तो। यहाँ पर देखेंगे अब तो ग्रुप सी के अंदर में कौन कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ग्रुप सी के अंदर में जो पहला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन संख्या 6 देखें तो यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंज्यूमर सरप्लस, जो कि किसने दिया था, हिक्स ने दिया था और साथ में मार्शल ने भी दिया था। तो यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस को आपको क्लियर करना था। आप हिक्स या फिर मार्शल किसी के केस में भी ले सकते हैं, हालांकि हम कहेंगे कि मार्शलियन जो है वो थ्योरी लीजिए, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा पढ़ने में, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि हाउ इट कैन बी मेजर्ड, यानी कि इसको कैसे मापा जाता है, यानी कि उपभोक्ता संतुलन से आप क्या समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ी है, हिंदी में अलग चीज लिख दिया है और इंग्लिश में अलग चीज लिखा हुआ है। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, कंज्यूमर सरप्लस यानी कि उपभोक्ता का बचत, लेकिन हिंदी में लिखा हुआ है उपभोक्ता का संतुलन। ये तो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन हो गया भाई, क्योंकि यहाँ पर लिखना चाहिए था उपभोक्ता का बचत, ठीक है। उपभोक्ता का बचत होने का मतलब कि कंज्यूमर जो है वो एक्चुअल में देता कितना है और वो देना कितना चाहता है, देना कितना चाहता है और एक्चुअल में दिया कितना, दोनों के बीच के डिफरेंस को ही हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस, लेकिन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अलग चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस तरह के क्वेश्चन में, चूंकि यहाँ पर अंग्रेजी में कुछ और लिखा हुआ है, हिंदी में कुछ और लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए कोई नहीं, आपको ज्यादातर एग्जामिनेशन में
हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश को ही ज़्यादा प्रीफर करता है, तो आप उसी को ही सही मान करके चलिएगा। अन्यथा आप एग्जामिनर से इस तरह की अगर गलती होती है हिंदी और इंग्लिश में, तो आप एग्जामिनेशन हॉल में जो आपके गाइडर रहते हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखना कह रहा है कि इसको मापा कैसे जाता है, तो पक्का है ये कंज्यूमर सरप्लस का ही क्वेश्चन होगा। यहाँ पर गलती से हिंदी में लिख दिया है उपभोक्ता संतुलन, क्योंकि उपभोक्ता संतुलन को मापने की चीज नहीं है, व्याख्या करने की चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश वाला बिल्कुल क्वेश्चन सही है आपका। हिंदी में थोड़ा सा गड़बड़ किया है, यहाँ पर संतुलन नहीं लिखना चाहिए था, लिखना चाहिए था उपभोक्ता का बचत। चलिए कोई बात नहीं, मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन संख्या 7वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन द 3 स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। मैंने ये भी समझाया था कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के 3 अवस्थाएं होती है और उन तीनों अवस्थाओं को डायग्राम की हेल्प से हम लोग सॉल्व करते हैं और बहुत सुंदर सा डायग्राम इसका बनता है पहाड़ी की तरह है ना। तो इसकी व्याख्या हम लोग किसी न किसी अगली वीडियो में जरूर करने वाले हैं डिटेल में। तो यहाँ पर मैंने 7वां क्वेश्चन के बारे में भी आपको जानकारी दे दिया है। तो यहाँ और भी कुछ क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 8वां, ठीक है, ग्रुप सी का ही क्वेश्चन है और इसमें क्या कह रहा है कि व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में हम लोग बहुत सारी चीजें जानते हैं, इसकी विशेषताएं भी बहुत अच्छे से समझ चुके होते हैं क्लास 12th में ही। तो बिल्कुल वैसा ही है सेमेस्टर 1 के अंदर, थोड़ा सा आंसर राइटिंग को इंप्रूव करने की जरूरत है और कुछ भी नहीं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक्सप्लेन, ठीक है, एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम ऑफ अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट या फिर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म। मतलब कि पूर्ण प्रतियोगिता फर्म के लिए जो है वो संतुलन की व्याख्या करना है कि किस प्रकार से एक फर्म जो है संतुलन की अवस्था में होता है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मैंने ये भी आपको समझाया था, देखिए सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। हमने क्या आपको बताया था कि कीमत विभेद ना एकाधिकार बाजार की एक प्रमुख विशेषता है या फिर एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है मोनोपोली मार्केट का, यानी कि एकाधिकार बाजार का। तो कह रहा है क्या कि कीमत विभेद से आप क्या समझते हैं, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय, यहाँ पर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि मूल्य विभेद या फिर कीमत विभेद से आप क्या समझते हैं। आगे देखो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल एंड प्रॉफिटेबल फॉर मोनोपोलिस्ट। मतलब कि कीमत विभेद कब एकाधिकार के लिए संभव भी है और लाभदायक भी है। तो इस चीज पर आपको जो है चर्चा करना था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त पूछा गया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन संख्या 10, 11 और 12 देख लेते हैं अब आखिर में। क्वेश्चन संख्या 10 क्या कह रहा है कि क्रिटिकली एग्जामिन द मार्जिनल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने ये भी आपको समझाया था कि सेम्युलेशन का थ्योरी है ये, और मैंने कहा था कि वितरण का सीमांत उपयोगिता सीमांत जो सिद्धांत है उसके बारे में जरूर पूछता है। यहाँ पर कह रहा है कि आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, यानी कि क्रिटिकली एग्जामिन द मार्जिनल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वितरण का सीमांत सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करने के लिए कह रहा है, और ये सेम्युलेशन का दिया हुआ सिद्धांत था। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन संख्या 11 कह रहा है कि व्हाट डू यू यहाँ पर अंडरस्टैंड बाय डिफरेंशियल रेंट। अच्छा ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिन द कार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। कह रहा है कि भेदात्मक लगान से आप क्या समझते हैं, और रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंशियल रेंट आपको समझाना था, और फिर रिकार्डो का लगान सिद्धांत, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिकार्डो का लगान सिद्धांत समझने के लिए भूमि को अलग अलग वो कैटेगराइज करते हैं, और कुछ मान्यताएं भी है उनके सिद्धांत में कि केवल जो है वो भूमि कृषि कार्यों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की बहुत सारी अन्य मान्यताएं ले ली गई थी, और ये भी उन्होंने समझाया था कि पहले हम लोग खेती उस तरह की भूमि पर करते हैं जहां पर समझ लीजिए कि ज्यादा जो है फर्टिलिटी उसकी रेट होती है, यानी कि उपजाऊपन जिसका ज्यादा होता है, तो उस भूमि में हम लोग पहले खेती करते हैं, और उससे कम उपजाऊ वाली भूमि में हम लोग बाद में खेती करते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने सिस्टमेटिक अपना थ्योरी दिया हुआ था। आगे देखिए, और सबसे आखिरी क्वेश्चन होगा शायद ये, नहीं एक और क्वेश्चन है, ठीक है कोई बात नहीं। यहां पर देखिए क्वेश्चन संख्या 12 क्या कह रहा है कि व्हाट इज वेलफेयर इकोनॉमिक्स, यानी कि कल्याणकारी अर्थशास्त्र क्या है, परिभाषा देना था। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन से बचना चाहिए दरअसल एग्जाम में क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें आपको स्कोर उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा। सबसे अच्छा आप स्कोर उन सारे क्वेश्चन में कर पाते हैं जो कि डायग्रामेटिक क्वेश्चन होता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। यहां पर क्या है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ वैल्यू जजमेंट इन वेलफेयर इकोनॉमिक्स, यानी कि कल्याणकारी यहां पर अर्थशास्त्र में मूल्य निर्णय की भूमिका की व्याख्या करें। ये जो है ना आपको पेरेटो वाला जो मॉडल हम बता रहे थे, वहीं से आपको ये क्वेश्चन करना है। दरअसल में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के बारे में आपको जानना है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बारे में जानना, और इसकी क्या भूमिका रही है, तो इसके बारे में आपको भी चर्चा करना है, ठीक है।
और सबसे आखिरी में एक क्वेश्चन है एरो का, जो कि मैंने कहा था शायद कि शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन यहाँ पर वेरी लॉन्ग आंसर टाइप में पूछ दिया है ना। ये हमारी थोड़ी सी जो है वो यहाँ पर हमने जो प्रिडिक्शन किया था या फिर अनुमान लगाया था वो गलत हुआ, बाकी सारी चीजें सही थी। यहाँ पर देखिए, एक्सप्लेन द एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम, मतलब कि एरो के असंभवता परिमेय की जो है व्याख्या करनी थी आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूरे 2022-26 के विद्यार्थियों को पूछा गया था, और अब जो है वो आप लोगों को पूछा जाएगा निश्चित तौर पर। यहाँ से कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि हूबहू पूछा जाए एग्जामिनेशन में, तो इन सारे क्वेश्चंस के ऊपर में पहले आप कमांड कर लीजिए। इसीलिए हमेशा से कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आज रखते हैं इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से किसी अगली वीडियो अपडेट के साथ। जय हिंद।